हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस बूस्टर सेशन ऑन सर्कल्स। तो क्या आप तैयार हैं एक नोटबुक और पेन के साथ मेरे साथ खूब सारी प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। टाइम बाउंड मैनर में मतलब जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी वॉच में, कैलकुलेटर में, जो भी आपके पास हो, वॉच हो, मोबाइल हो, उसमें आप स्टॉप वॉच फंक्शन ढूंढेंगे और उसमें 5 या 6 मिनट का अलार्म लगाएंगे या स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे और 6 मिनट में आप ये क्वेश्चन करके देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जितनी आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका परसेंटाइल बूस्ट होगा। सिर्फ सोचने मात्र से परसेंटाइल बूस्ट कभी नहीं होगा। जितना आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत सारे PYQ और TYQ भी, यानी दिस ईयर क्वेश्चन। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, जो पूछा गया 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में। सवाल कहता है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल। इसके कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस बताना है जो सेंटर पर थीटा आई एंगल सबटेंड करता है। बल्कि ये भी कह रखा है विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर आई। यानी कि इस सर्कल के कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस एक सर्कल है, जो कि एक सर्कल है। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज अ सर्कल, और यहां ये दे रखा है कि वो कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, थीटा आई। तो ऐसी 3 अलग अलग एंगल्स हमें दे रखे हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। थीटा 1 π/3 है, थीटा 3 2π/3 है, और जो लोकस आएगा उसके रेडियस के बीच में ये रिलेशन है, तो थीटा 2 की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब है क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यह है एक सर्कल, हाँ सर, दिस इज द सर्कल C1, और यहां एक इसकी कॉर्ड है, हाँ सर, ये कॉर्ड, और यहां इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है जिसके लोकस की हमसे बात की गई है। इसका लोकस एक सर्कल है, और यह गिवन है कि यह कॉर्ड सेंटर पर, इस सर्कल के सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रही है, एंड दैट एंगल इज थीटा आई। ये सर्कल का सेंटर थीटा C1, यह थीटा आई, और यह थीटा आई। तो H, K का जो लोकस आएगा वो एक सर्कल आएगा, और थीटा आई की वैल्यू थीटा आई कह देते हैं। तो थीटा आई की वैल्यू चेंज हो सकती है घड़ी घड़ी। जैसे थीटा आई की वैल्यू कितनी हो जाए सर, थीटा आई की वैल्यू हो जाए π/3, थीटा 3 के केस में वो 2π/3। तो ऐसे करके आपको 3 लोकस मिलेंगे, और वो जो लोकस है तीनों के तीनों क्या हैं, सर्कल हैं। ठीक है सर, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो वो इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, नहीं यही मिलेगा। तो अगर मैं सर्कल C1 देखूं तो ये क्या है, x-4 का स्क्वायर y-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका सेंटर है 4,5 और रेडियस है इसका 2, रेडियस है 2। तो अगर मैं देखूं CM का जो लेंथ आएगा, अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा सर, थीटा I/2। ये वाला एंगल भी कितना होगा सर, थीटा I/2। तो मैं CM का जो लेंथ है उसे लिख सकता हूं R cos थीटा I/2, cos थीटा I/2। तो हम क्या करेंगे, थीटा आई को फिर चेंज कर देंगे, एक बार π/3 रख देंगे, एक बार 2π/3 रख देंगे, और थीटा 2 की वैल्यू हमें बतानी है। और जो लोकस आएगा वो एक सर्कल आएगा H, K का, इसका लोकस एक सर्कल आएगा। तो उस सर्कल के जो रेडियस है वो इस रिलेशन में है। तो पहले CM का स्क्वायर कितना होगा सर, CM का स्क्वायर होगा R² cos स्क्वायर θ/2, यानी कि 4 cos स्क्वायर θ/2। तो यह हो गया 2 × 1 प्लस cos थीटा I/2। हाँ सर, तो ये आ गया बिल्कुल। और CM का जो लेंथ होगा वो होगा H-4 का स्क्वायर प्लस K-5 का स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि CM का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस cos थीटा I। अब वो कह रहा है इसका जो लोकस होगा वो सर्कल रेडियस RI होगा, उसका रेडियस RI होगा। सो पहला, अगर थीटा 1 है, थीटा 1 कितना है, π/3, तो लोकस ऑफ M क्या हो गया सर, लोकस ऑफ M आ गया x-4 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस cos π/3। ये हो गया 3,
क्योंकि 2 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 दैट इज 3। तो R1 जो हमारे पास आ गया, इसका जो रेडियस आ गया R1, दैट कम्स आउट टू बी √3, वो √3 आ गया। फिर अगर θ3 कितना हो 2π/3, वह लिख रखा है, हाँ सर। तो उस केस में लोकस ऑफ m क्या आ जाएगा? लोकस ऑफ m आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2π/3 विच इज -½ तो 2 इंटू हाफ विच इज 1। तो हम कह सकते हैं कि R3 की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1। अब हमें θ2 चाहिए, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी? सर R2 की जो वैल्यू आ जाएगी फॉर θ2, R2 will be nothing but square root of 1 plus 2 plus 2 into root of 1 plus cos θ2, ये R2 होगा। अब हमें दे रखा है R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। व्हाट इज R1 स्क्वायर? दैट इज 3। दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 2 cos θ2 एंड प्लस 1। तो यहां से मेरे पास गौर से देखिए, ये 3 1 ये कट गया, तो cos θ2 is equal to 0. So θ2 comes out to be π/2. So the correct answer in this case comes out to be IIT Delhi. So IIT Delhi is the correct answer in this case. चलिए आइए, मुझे उम्मीद है आपने सही कर लिया होगा। अगर सही कर लिया तो +4 लगा लीजिए। अगला प्रॉब्लम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Now this problem says the points of intersection of the line ax plus by equal to 0 and the circle x square प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 आर दिस एंड दिस। यानी ये लाइन इस सर्कल को इन दो पॉइंट्स पर कट करती है, यानी ये पॉइंट्स, दो पॉइंट्स सर्कल पर भी लाई करेंगे और लाइन पर भी लाई करेंगे। तो अगर यहां पुट कर दें अल्फा कॉमा 0 और 1 कॉमा बीटा, तो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। फिर वो कह रहा है द इमेज ऑफ सर्कल ऑन एबीएस डायमीटर इन द लाइन इज, यानी उस ए और बी जो ये दे रखे हैं, इनको डायमीटर लेकर अगर हम सर्कल बनाएं, फिर उसकी इमेज फाइंड करें किस लाइन में, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें बताना है उसकी इमेज क्या आएगी। यानी कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि पहले हमें सर्कल विद एबीएस डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो अल्फा कॉमा 0 सर्कल पर लाई करेगा। हाँ सर, किस सर्कल पे लाई करेगा भाई? इट विल लाई ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां पुट कर दो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 है या फिर अल्फा की वैल्यू 2 है। फिर इसी तरह से 1 कॉमा बीटा, तो 1 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। लेकिन साथ साथ अल्फा कॉमा 0 इस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 पर भी लाई करते हैं। तो बीटा को अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर बीटा 1 हो तो। हाँ सर, इफ बीटा इक्वल टू 1, और नहीं तो a माइनस बी इक्वल टू 0 अगर बीटा -1 हो। तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों? अगर बीटा -1 हो तो फिर तो a बराबर b आ जाएगा, और वहां लिखा है a इज नॉट इक्वल टू b। तो यहां से मैं साफ साफ कह सकता हूं कि बीटा बराबर 1 हो गया, बीटा बराबर 1 हो गया। यानी b के कोऑर्डिनेट्स तो भैया हमें मिल गए पहले से, वो क्या हो गए 1,1। अब अल्फा कॉमा 0 किस पर लाई करता है? अल्फा कॉमा 0 इस पर भी लाई करेगा, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा लाइन को। तो अगर ये लाइन को सेटिस्फाई करता है, अगर मैं अल्फा को 0 डाल दूं, अल्फा को 0 डाल दूं, तो a इंटू 0 और प्लस b इंटू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ सर, लेकिन अगर मैं अल्फा को 2 डालूं, इफ आई पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा को 2 डालता हूं 2 कॉमा 0, तो 2 इंटू a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 0 आ जाती है। a की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। हाँ सर, a की वैल्यू 0, और अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो उस केस में तो फिर b भी 0 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो b भी 0 हो जाएगा। तो दैट इज नॉट
possible. So it means that alpha equal to 2 is equal to 0 is the correct value. तो एक बार देख लें हमने शॉर्टलिस्ट कैसे किया कि अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 कैसे आनी चाहिए. तो हमने क्या किया, अल्फा कॉमा 0 सर्कल पे लाई करेगा. हाँ सर, अल्फा कॉमा 0 सर्कल पे लाई करेगा तो वहां से अल्फा की 2 वैल्यू आ गई. फिर 1 कॉमा बीटा भी सर्कल पर लाई करेगा तो वहां से भी 2 वैल्यू आ गई. यानी ये वैल्यू कैसे आई, 1 कॉमा अल्फा कॉमा 0 लाइज ऑन सी, लाइज ऑन सर्कल. और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू कैसे आई सर, यहां से आया 1 कॉमा बीटा कॉमा 1 कॉमा बीटा लाइज ऑन सी. तो ये आ गए 2 कंडीशंस. और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा अल्फा ए 0 कॉमा 0 पुट करके देखा, सेटिस्फाई हो जाती है. 2 पुट करके देखा तो 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 आ जाती है. लेकिन a के 0 आते ही हमें जो सेकंड पॉइंट है वहां से मिलता है a प्लस बी 0 होना चाहिए. तो a के 0 आते b भी 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b. तो इसलिए अपने पास यह a आ गया 0 कॉमा 0, a और b मिल गए. तो सर्कल क्या बन गया, तो सर्कल बन गया हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. इसका सेंटर है हाफ कॉमा हाफ, सेंटर इज हाफ कॉमा हाफ, एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 1/√2. सो दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो अगर मैं सर्कल ऑन एबीएस डायमीटर मैंने बना लिया, मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए किस लाइन में, x प्लस वाई इक्वल टू 2 में, x प्लस वाई इक्वल टू 2 में. तो ये सर्कल और यह लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2. मुझे इस सर्कल का x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इस लाइन में मुझे इस सर्कल का रिफ्लेक्शन चाहिए. तो आप समझ सकते हैं रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा. सेंटर इसका है हाफ कॉमा हाफ, हाफ कॉमा हाफ. तो अगर मैं इसका सेंटर रिफ्लेक्टेड सेंटर ले लूं सी डैश एंड दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, तो जो सर्कल इधर बनेगा रिफ्लेक्टेड सर्कल, उसका रेडियस वही होगा जो उस सर्कल का रेडियस होगा. रेडियस चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन पर. हाँ सर, यानी रेडियस तो अभी भी 1/√2 रहेगा, बस सेंटर चेंज हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन से सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होगा, रेडियस सेम रहेगा, सिर्फ सेंटर बदल जाएगा. तो यहाँ पर अपने पास इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, हाफ कॉमा हाफ. लेट मी राइट दिस एज हाफ कॉमा हाफ, 1/2 कॉमा 1/2, और ये सी डैश अल्फा कॉमा बीटा. तो अल्फा माइनस हाफ अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस हाफ अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 इंटू, ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, हाफ प्लस 2 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 2. तो अल्फा माइनस हाफ इज इक्वल टू बीटा माइनस हाफ इज इक्वल टू -3, इज इक्वल टू -3. हाँ सर, तो अल्फा कितना आ गया सर, अल्फा आ गया -3 प्लस हाफ माइनस का 5/2, और बीटा आ गया फिर से माइनस का 3 प्लस का हाफ माइनस का 5/2. तो सर्कल क्या बन गया, x माइनस 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस विल रिमेन द सेम 1/√2 उसका स्क्वायर. सो दैट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 25/4 प्लस 25/4 25/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज आगरा. तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात ही थी कि आप अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसमें यह कंडीशन a नॉट इक्वल टू b, जिसे शायद कई बच्चे देखते भी नहीं है, वह भी काम आती है. तो चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस. व्हाट डज इट से? द पॉइंट P -3, 2 Q
9, 10 और R alpha, 4 lie on a circle with PR as its diameter. The tangent to C at Q and R intersect at S. If S lies on this line, then K is equal to. ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, -3, 2 और -3, 2 और साथ में यह सर्कल है जो डायमीटर लेकर बनाया गया। किसको सर? ये डायमीटर लेकर बनाया गया है P और R को। तो P इज -3, 2 एंड R इज अल्फा, 4 और Q इज 9, 10 और ठीक है, फिर हमने टेंजेंट बनाई Q पर और R पर, और वो दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं S पर। वो दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं S पर। दे इंटरसेक्टेड S। ध्यान रखिएगा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से नहीं है, दे इंटरसेक्टेड S। और S जो है वो इस लाइन पर लाई करता है, यानी कुल मिलाकर हमें S के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कुल मिलाकर हमें S के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अगर मैं S के कोऑर्डिनेट्स को लिख लूं x1, y1, तो आप एक चीज समझ सकते हैं, ये जो लाइन है QR, ये क्या है? COC विद रिस्पेक्ट टू S, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सर्कल। उसके लिए हमें पहले सर्कल की इक्वेशन चाहिए। सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिएगा? अल्फा चाहिएगा। तो अल्फा कैसे निकालें? अब फिर से हम एंगल इन सेमी सर्कल का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हाँ सर, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप मुझे कह सकते हैं सर स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू -1। तो उसका स्लोप होगा 10 - 2 अपॉन 9 + 3 इंटू क्यू आर का स्लोप 10 - 4 6 9 - अल्फा इज इक्वल टू -1। सो दैट इज 8 अपॉन 12 इंटू 6 अपॉन 9 - अल्फा इज इक्वल टू -1। 6 2 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 4 इज इक्वल टू अल्फा -9, तो अल्फा इज इक्वल टू 13। अल्फा की वैल्यू आ गई 13। एक बार देख लीजिए अल्फा कितना आया? 13 आ गया। अब जब अल्फा 13 आ गया, क्योंकि 10 - 4 10 - 2 अपॉन 9 + 3 दैट इज इट, फिर 10 - 4 6 अपॉन 9 - अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो 8 6 2 ज़ा 2 4 ज़ा 4 इज इक्वल टू अल्फा - अल्फा 13। तो अब मैं अगर सर्कल की इक्वेशन लिखूं, सर्कल ऑन पी आर एस डायमीटर, तो वो होगा x + 3 इंटू व्हाट? इंटू x - 13 प्लस y - 2 इंटू y - 4 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, यही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं सर? दिस विल बी x² प्लस y² -13x प्लस का 3x, तो माइनस का 10x, माइनस का 4y, माइनस का 6y, और ये माइनस का 39 प्लस का 8 माइनस का 31 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज द गिवन सर्कल। ये सर्कल आ गया भाई अपने पास। अब आप चाहो तो आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो 9 और 10 इसमें पुट करके। 81 और 100, 181 माइनस 100 81 और यहाँ पर 60 और 31 60 और 31 दैट इज 91। एक बार फिर से देख लें 9 9 से 81 100 माइनस 90, ये कितना हुआ? 100 और ये कितना हुआ? 81 181 माइनस 90 दैट इज 91 बिल्कुल सही सर्कल आ रहा है, क्योंकि Q इस पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया करें बीच बीच में कैलकुलेशंस को। अब हमें क्या चाहिए? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए S के रिस्पेक्ट में। तो COC यानी QR की इक्वेशन क्या आएगी? तो यही कर लेते हैं QR की इक्वेशन। QR की इक्वेशन आएगी, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था S के कोऑर्डिनेट्स। तो x x1 y1 माइनस 5 x प्लस x1 फिर -3 y प्लस y1 -31 इज इक्वल टू 0। तो x के साथ आ गया x1 -5, y के साथ आ गया y1 -3,
y1 माइनस 3, फिर प्लस, नहीं माइनस, माइनस क्या, माइनस का 5x1 माइनस का 3y1 और 31 इज इक्वल टू 0. सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ QR. ये QR की इक्वेशन आ गई. अब हम QR की इक्वेशन दूसरी तरीके से लिख सकते हैं. अगेन QR की इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर? 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर y माइनस 10 x माइनस 9 इंटू स्लोप ऑफ QR. स्लोप कितना आएगा सर? ये रहा स्लोप ऑफ QR, 6 अपॉन 9 माइनस 13, तो 6 अपॉन 4 विद अ नेगेटिव साइन. तो यह हो गया अपने पास में 4y, ये 3 2 3 जा 3 2 जा, तो 2y माइनस 20 is equal to minus 3x plus 27. So that makes it 3x plus 2y minus 47 is equal to 0. ये आ गया भाई. हाँ सर. अब ये इक्वेशन भी QR की है और यह इक्वेशन भी QR की है. तो 1 और 2 कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिकल. 1 and 2 आर आइडेंटिकल. तुम कह सकते हैं 1 तो मैनिपुलेटिव है थोड़ा सवाल, आर आइडेंटिकल. मैनिपुलेटिव के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हैं इसके अंदर, COC का यूज हुआ. तो सर ये हो गया x1 माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 5 और y1 अब माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5x1 माइनस, इसको उधर भेज दें तो 5x1 प्लस 5y1 प्लस 3y1, 5x1 प्लस 3y1 माइनस नहीं प्लस 31 अपॉन 47. एक बार देख लें, यही आ रहा है? हाँ सर, यही आता हुआ दिखाई दे रहा है. तो इस तरह के लंबे प्रॉब्लम में आपको खास ख्याल रखना चाहिए किसका? कैलकुलेशंस का. अब देखते हैं, यहां तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है. एक बार फिर यहां पर y माइनस 10 x माइनस 9, स्लोप है 6/13 दैट इज 4, 3/2 20 और 27 47. ठीक लग रहा है भाई अभी तक. अब यहां पर हम यूज करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी का, 5x1 प्लस 3y1 प्लस 31 अपॉन 47. ऊपर नीचे माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 5x1 प्लस 25 और नीचे 5 3 जा 15. माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3 से, तो माइनस का 3y1 प्लस का 9 और नीचे माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6. ये क्या किया सर आपने? बेटा ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है रेशियो प्रोपोर्शन की, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3. बेटा ये बराबर हो जाता है K1 A1 अपॉन K1 B1. ऊपर नीचे K1 से मल्टीप्लाई कर दिया, K2 B2 और यहाँ A2 प्लस K3 A3 अपॉन K3 B3. तो ये रेशियो प्रोपोर्शन की एक बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ये है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी विच वी हैव यूज्ड हियर. तो हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे -5 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्या सोच के किया? ताकि ये 5x1 कट जाए. इसको ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया -3 से. क्या सोच के किया? ताकि ये 3 कट जाए. और इसको हमने ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर लिया. हाँ सर. तो गौर से देखो बच्चों, ये क्या हुआ सर? 5x1 गया, 3y1 गया. तो सर ये हो गया 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 दैट इज 30, 61 अपॉन 30, 25 प्लस 9 40 और प्लस 25 65 अपॉन 21 26. तो ये कितना हुआ? 13 5 से 65, 13 2 से 26, यानी 5/2 के बराबर आ गया. अब x1 -5 इज इक्वल टू 15/2, या ऐसा लिख लो /3, आराम से चल लो, इज इक्वल टू y1 -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13
हाँ 15/2, तो x1 इज इक्वल टू 15/2 प्लस का 5 एंड y1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज 8, 3 प्लस 5 दैट इज 8, और ये हो गया 10, 25/2। तो इसका मतलब s के कोऑर्डिनेट्स आ गए 25/2, 8, और ये लाई करता है किस पर? लाइज ऑन 2x माइनस ky इज इक्वल टू 1। तो 2x मतलब 25 माइनस 8k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 3। तो इस प्रॉब्लम में हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन में आपको सबसे ज्यादा सावधान कहां होना है? कैलकुलेशन पर। आपने देखा मैंने 2 बार अपनी कैलकुलेशन चेक की, यहां पर सर्कल मैंने कैसे चेक किया, आपने देखा कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीजें आप बीच बीच में वहां करते रहें। क्यों? अगर आपने इस प्रॉब्लम में मान लो 5 या 6 मिनट लगा दिए, 7 मिनट लगा दिए, और अंत में k की वैल्यू सही नहीं आई, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सिर्फ किस कारण से? कोई सिली मिस्टेक के कारण। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स में कोशिश करें कि आप साथ साथ क्रॉस चेक भी करते चलें। सो बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस इन सच प्रॉब्लम्स। आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रॉब्लम। लेट द टेंजेंट्स एट द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन द सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, देन द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज सी एंड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी एज इट्स टेंजेंट। ठीक है भाई, यहां पर हमारे पास एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। मान लेते हैं यहां पर कहीं पर ए है और यहां कहीं पर, से दिस इज ए, दिस इज बी। ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट क्या है भाई? ये है 8, -5, और यह वाला जो पॉइंट है वो है 4, -11, एंड दिस इज अवर ए बी। ये अपनी ए बी है। अब वो कह रहा है ए और बी पर हमने क्या किया? टेंजेंट बनाई। ठीक है, सो द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट सी। ये दोनों टेंजेंट ने सी पर इंटरसेक्ट किया। फिर वो कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल हूज सेंटर इज सी एंड लाइन जॉइनिंग ए बी इज टेंजेंट। अब हमने सी को सेंटर लेकर एक सर्कल बनाया, और वह जो सर्कल बना, वह सर्कल क्या करता है? वह सर्कल इसको टच करता है, इस लाइन ए बी को टच करता है। हमें उसी का रेडियस बताना है। तो ठीक है यार, आसान है प्रॉब्लम। तो तुम्हें देखते ही आइडिया लग गया हो क्या करना है। तो यहां पर अगर हम देखें, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है सर? वो है 3/2, -3/2, -5 दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो अगर हम इसको इसके सेंटर से जोड़ दें यहाँ पर, तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे। हाँ सर, और ये कितना होगा सर? सेंटर होगा कितना सर? ये होगा 3/2, -5, 3/2, -5। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, किस लाइन को? इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, तो ये ऊपर जाकर यहीं मिलने वाली है। बिल्कुल सर, तो ये हो गया। अब इसका रेडियस कितना है सर? इसका रेडियस होगा √9/4 + 25 + 15। तो सर ये हो गया 40, 13/2 इज द रेडियस। तो सर इसका रेडियस है 13/2, तो ये r 13/2 है। अगर मैं यहां पर इस एंगल को थीटा कह दूं, इफ आई कॉल दिस एंगल एज थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि यह यहां क्या होगा सर? बाइसेक्ट होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ए बी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? बाइसेक्ट हो जाएगी। तो अगर ए बी इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होगी, तो ए बी का लेंथ कितना है सर? ए बी का लेंथ है √4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 36 और 16, √52, दैट इज 2√13। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं ये पॉइंट को m कह दूं, देन आई कैन इजीली फाइंड आउट am या bm। bm की लेंथ कितनी हो जाएगी सर? bm की लेंथ हो जाएगी √13। तो bm की लेंथ √13। तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा देखूं, साइन थीटा विल बी √13 bm अपॉन r अपॉन 13/2। तो 2/√13 आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अगर साइन थीटा √13/2 है, तो cm, अगर मैं यहां पर cos थीटा लगा दूं, तो cos थीटा होगा cm/r।
सी एम बाय आर, हाँ सर सी एम बाय आर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, नीचे तो आएगा √13, ऊपर आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से सी एम की वैल्यू आ गई 3/√13 इंटू आर, आर कितना था 13/2, तो हो गया 3√13/2, ये सी एम की वैल्यू आ गई। अब सी एम हमारे पास आ गया, अगर हम इसको सी डैश कह दें, इसको सी डैश कहते हैं, इसको सी डैश कह देते हैं, सी डबल डैश या सी डैश कह देते हैं इसको फिलहाल के लिए। तो सी डैश हमारे पास जो आएगा, अगर मैं सी सी डैश की लेंथ निकालना चाहूं तो सी सी डैश की लेंथ भी निकल आएगी। तो सी सी डैश, सी सी डैश सर ये हो जाएगा बेस, ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आर अपॉन सी सी डैश, आर अपॉन सी सी डैश विल बी कॉस थीटा, आर अपॉन सी सी डैश इज कॉस थीटा। तो सी सी डैश हो जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा। हाँ सर, तो आर कितना था 13/2, और कॉस थीटा कितना है भाई सर, कॉस थीटा है 3√13, कॉस थीटा है 3/√13, 3/√13। तो ये हो गया सर 13√13/6, 13√13/6, ये हो गया सी सी डैश का लेंथ। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है वो होगा सी डैश एम, जो रेडियस होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू सी डैश एम, जो कि होगा सी सी डैश माइनस सी एम। सी सी डैश 13√13/6 माइनस सी एम, सी एम का लेंथ कितना आया था सर, सी एम का लेंथ आया 3√13/3, 3√13/2/2. So if I subtract them, I will get 613 minus 9√13, तो हो गया 4/6√13, यानी कि 2√13/3. So the correct answer in this case is Delhi. अगर आप चाहें तो वो COC वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। सबसे छोटा और मस्त तरीका है इसे करने का, यह है। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ें अगले प्रॉब्लम की तरफ। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ सर्कल विद सेंटर 2,3 and radius 4 intersects the line x plus y equal to 3 at P and Q. If the tangents at P and Q intersect at alpha comma beta, then 4 alpha comma 2 beta. Circle with center 2,3 and radius 4. तो सर्कल क्या हुआ सर, x minus 2 का स्क्वायर y minus 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये हो गया। और यह लाइन इस सर्कल को कट करती है P और Q पर, टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्टेड S। तो यहां गौर से देखिए फिर से, हमें किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें चाहिए P और, तो आप देख रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर 2023 में काफी सारे सवाल आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। द टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्टेड S, और ये क्या है x plus y equal to 3 लाइन है, दिस लाइन इज x plus y equal to 3। तो ये वाली जो लाइन है हमारे पास वो है x plus y equal to 3। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा और बीटा। तो फिर से अगर मैं देखूं तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं सर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस 9 और 4 13, 9 और 4 13 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दैट इज द सर्कल। तो ये लाइन क्या बन गई सर, COC। और अगर ये COC बन गई तो मैं PQ की इक्वेशन लिख सकता हूं, अल्फा x बीटा y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 इंटू वाई प्लस बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ सर, तो ये कितना हुआ सर, अल्फा x इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस वाई इंटू बीटा माइनस 2, वाई इंटू बीटा माइनस 2 सर, 2 इंटू वाई के साथ में आएगा अल्फा सर 3 टाइम्स आएगा यहाँ पर, 3 टाइम्स वाई इंटू बीटा माइनस 2, तो यहाँ आएगा 3 माइनस 3 टाइम्स वाई प्लस बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बीटा माइनस 3 फिर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो
तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई किसकी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ये भैया पी क्यू की इक्वेशन आ गई। अब जब ये पी क्यू की इक्वेशन आ गई, लेकिन पी क्यू की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस 2 अपॉन 1 बीटा माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 अपॉन 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हमें फिर से अल्फा और बीटा निकालना है, तो आप चाहो तो वही कंडीशन फिर से लगा दो जो मैंने पहले यूज की थी, वही प्रॉपर्टी, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -2 से, तो ये हो जाएगा, अगले पेज पे कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस टू अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 अल्फा प्लस 4 अपॉन -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी -2 से -3 बीटा आएगा, -3 बीटा, हाँ सर, -3 बीटा -3, तो यहाँ आ गया +3 बीटा +3 अपॉन 3, तो उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो -3 से, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बीटा माइनस +9 अपॉन -3, और लास्ट वाला इसमें सीधा ऐड कर दो, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 और प्लस 3, तो अपने पास हो गया अल्फा -2 अपॉन 1 बीटा -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा से 2 अल्फा गया, 3 बीटा से 3 बीटा गया, तो अपने पास ऊपर क्या बच गया, सो 9 और 4 13, 13 और 3 16 अपॉन -2 विच इज -8, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, -6 और बीटा की वैल्यू आ गई -5। अब हमसे पूछा गया है 4 अल्फा -7 बीटा, तो 4 अल्फा -7 बीटा -24 प्लस 35, so that makes it 11, तो 4 अल्फा -7 बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में 11, so 11 should be the correct answer to this problem। यानी हम देख रहे हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट काफ़ी पूछा गया इस बार जेई मेंस में, तो जो आर्टिकल्स कभी जेई मेंस टच नहीं करता था ज़्यादातर, जिनको वो अछूता छोड़ देता था, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, है ना, तो यह सब भी अब जेई पूछने लगा है, जेई मेंस पूछने लगा है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अगला प्रॉब्लम ये रहा, y इक्वल टू x प्लस 2, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 और 3y इक्वल टू 4x प्लस 1 बी 3 टेंजेंट लाइन्स टू द सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा होगा इन तीनों लाइन से, तो आइए थोड़ा प्लॉट कर लें यहाँ। तो एक लाइन है y इक्वल टू x प्लस 2, x कोऑर्डिनेट है -2 और y है +2, तो ये -2 और +2, सो दिस इज -2, दिस इज +2 एंड दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये लाइन अपने पास है x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं लाइन को, सो लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 2, दिस इज द लाइन, हाँ सर, ये लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 2। फिर अपने पास है 4x, सर ये भी -2 से जाती है, इसका स्लोप है 3/4, इसका स्लोप था 1, तो 3/4 वाली स्लोप की जो लाइन होगी और इसका y इंटरसेप्ट आएगा 3/2 यानी इसके से थोड़ा सा कम, और ये लाइन कुछ इस तरह बन गई, तो ये लाइन बन गई, तो ये वाली लाइन तो हो गई y इज इक्वल टू x प्लस 2, और ये लाइन बन गई 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, और ये वाला पॉइंट है 3/2, है ना। अब लास्ट x की वैल्यू आएगी -1/4, x की वैल्यू -1/4, यानी यहाँ आएगा बहुत छोटा सा -1/4, और y आएगा 1/3, y आएगा 1/3, सो दिस लाइन, इस लाइन को थोड़ा हम अलग से बना देते हैं, ये लाइन कुछ
इस तरह से बन जाएगी। थोड़ा और घुमा दो इसको चाहो तो। हाँ सर, सो दिस लाइन विल बी ऑफ दिस नेचर। ये दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं जी सर, और ये लाइन इसको यहाँ कहीं काटेगी आगे चलकर, ये लाइन इसको कहीं ना कहीं काटेगी आगे चलकर। ये वाला पॉइंट क्या है, -3/2। इस लाइन को थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा और भी। सो दिस इज -1/3, तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे बनेगी। -1/3 तो और भी छोटा सा आएगा, तो लाइन ऐसे बन जाएगी। -1/3 -1/4 ये आगे छोटे सी बिल्कुल। हाँ सर, सो ये लाइन आएगी भाई, ज़रा अच्छे से देख लो। ये आ गया -1/3 -1/3 और ये आ गया 1/4। 1/3 तो वो आएगा 1/3, दिस इज 1/3 और ये 1/4। ये लाइन आ गई। ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको। इस ट्राइंगल, ये तीनों लाइंस से जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया हमने। वो सर्कल टेंजेंट है तीनों लाइंस को। बेसिकली इस ट्राइंगल का क्या बनेगा, वो इन सर्कल। बेसिकली वो इस ट्राइंगल का बन जाएगा इन सर्कल। तो हमें उस इन सर्कल की इक्वेशन बतानी है, क्योंकि उसी के पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहा है भाई क्वेश्चन। हाँ सर, तो ये इस तरह का कुछ सर्कल बनेगा। तो आप जानते हैं ये जो सर्कल होगा, मान लो ये ट्राइंगल बन गया ABC, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ये है A, ये B और ये C। सो दिस इज द ट्राइंगल ABC, और इसके इन सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इन सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका तो क्या है, हम इन सेंटर निकाल लें, और इन सेंटर निकालने के बाद फिर हम इसकी इक्वेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कि इन सेंटर दूसरे तरीके से फाइंड करें, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, और इसी तरह से इसका एंगल बाइसेक्टर, दोनों को सॉल्व कर लें, काम खत्म। जी सर, तो एंगल बाइसेक्टर अगर मैं बात करूं पहले वाली लाइन की, तो पहली लाइन है x - y + 2 = 0, ये लाइन L1। हाँ सर, ये कौन सी साइड है, AB, दिस इज AB। फिर अगर मैं दूसरी साइड देखूं, दिस इज BC। ये साइड क्या है सर, ये वाली साइड है 3x - 4y + 6 = 0। तो अगर मैं इसका बाइसेक्टर देखता हूं, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन कहाँ आ रहा है, इस वाले बाइसेक्टर में आ रहा है, लेकिन ओरिजिन इस बाइसेक्टर में नहीं है। तो हम बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन निकालें तो आएगा x - y + 2 का मॉड अपॉन √2। तो प्लस वाला माइनस वाला लेना पड़ेगा सर, x - y + 2। C1 C2 को पॉजिटिव बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, और यहाँ आएगा 3x - 4y + 6 अपॉन 5 विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव वाला साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन चाहिए। हाँ सर, तो ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ B, एंगल बाइसेक्टर ऑफ B, उसकी इक्वेशन आएगी। अब बात करते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल C की। बाइसेक्टर ऑफ एंगल C कैसे मिलेगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C यानी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अगर गौर से देखा जाए, ये इसका जो बाइसेक्टर होगा वो यह लाइन होगी, और इस एंगल में अगर आप गौर से देखें, इस एंगल में ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन यहां है, ओरिजिन इस एंगल के अंदर आ रहा है, यानी कि एंगल C का जो बाइसेक्टर होगा दैट विल बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। यानी कि हम बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन लिखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे सर, AC की इक्वेशन और साथ में BC की इक्वेशन लिखेंगे। तो वो क्या आएगी सर, 4x, वो आएगी 4x - 3y + 1 अपॉन 5। हाँ सर, और बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कैसे मिलता है सर, C1 और C2 को पॉजिटिव बनाते हो, तो C1 C2 तो पहले से पॉजिटिव है, और फिर हम उसमें से प्लस साइन पिकअप कर लेते हैं, प्लस माइनस में से। तो अगर हम प्लस साइन पिकअप करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 4y + 6 अपॉन 5, और यहां प्लस माइनस की बजाय प्लस साइन यूज किया हमने। ऊपर वाले हमने माइनस साइन क्यों यूज किया था, क्योंकि हमें चाहिए था बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, तो हमने यहां माइनस यूज किया था, और यहां हमें चाहिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। तो यहां पर अगर आप देखें, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और साथ साथ अपने पास हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पक्का जो हमारा सर्कल का सेंटर होगा वो इस पर लाई करेगा, यानी सर्कल का सेंटर क्या दे रखा है, h कॉमा के। अगर वो h कॉमा के दे रखा है, h कॉमा के दे रखा है, तो h कॉमा के इसी पर लाई करेगा, तो h कॉमा के इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर वो सेकंड को भी सेटिस्फाई करता है, क्लियरली h कॉमा के h प्लस के विल बी इक्वल टू 5। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो यहां पर h प्लस के की वैल्यू पूछी जा रही है, जो कि 5 होगी। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन हियर, कि अगर यहां बोला गया ये तीनों लाइन टेंजेंट हैं एक सर्कल पर और हमें h प्लस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहां पर आसानी से हुआ क्या, ये जो हमने बाइसेक्टर निकाला, इस बाइसेक्टर पर h कॉमा के होगा, h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए h प्लस के की वैल्यू डायरेक्ट यहां से 5 आ गई। हमें इनको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर हम सॉल्व करते तो हमें इन सेंटर मिलता। लेकिन यहां ऐसे बल्कि एक नहीं 3 और सर्कल्स ऐसे होंगे जो तीनों लाइंस को टच कर रहे होंगे। वह सर्कल्स क्या होंगे, जरा देखें। से दिस इज द ट्राइंगल एबीसी, जो तीनों लाइंस बनाती हैं, ये 3 लाइंस हैं। हमने जो सर्कल फाइंड आउट किया, जिसका सेंटर अभी हमने फाइंड आउट किया, वो बेसिकली ये वाला सर्कल है, इट इज जस्ट दिस सर्कल। लेकिन ऐसे 3 सर्कल और एग्जिस्ट करेंगे जो कि एक्स सर्कल होंगे, इसके जो कि इसके क्या होंगे, एक्स सर्कल, विच विल बी नथिंग बट द एक्स सर्कल ऑफ दिस सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। ये देखो, एक सर्कल ऐसा मिलेगा जो इसकी तीनों साइड्स, तीनों की तीनों लाइंस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। देयर विल बी वन मोर सच सर्कल हियर। हाँ सर, ये सर्कल होगा, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। हाँ सर, ये वाला सर्कल आ जाएगा इधर। So this will be the circle which will be touching all the 3 sides, all the 3 lines, जो तीनों लाइंस पर क्या होगा, टेंजेंट होगा, which will be tangent to all the 3 lines. Yes. So this circle will be tangent to all the 3 lines. इसी तरीके का एक सर्कल यहां पर भी एग्जिस्ट करेगा, इधर की साइड। You will have one such circle over here also, which will be touching all the 3 sides. एक सर्कल यहां भी आ जाएगा, एक सर्कल यहां भी आएगा जो तीनों लाइंस को टच कर रहा होगा, और एक सर्कल यहां आ जाएगा। तो ऐसे बनेंगे तो हमारे पास कितने सर्कल, 4 सर्कल। तो कायदे में तो हमें h प्लस के की वैल्यू इन चारों सर्कल के लिए फाइंड आउट करनी चाहिए। ये चौथा एस्क्राइब्ड सर्कल होगा, दिस विल बी द फोर्थ, दिस विल बी द फोर्थ सर्कल। 3 एस्क्राइब्ड सर्कल हो गए और एक इन सर्कल हो गया। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा बनाना, काफ़ी बड़ा सर्कल बनेगा इस केस में, ठीक है। तो आप अभी मान लें कि यहाँ पर टच कर रहा है, तो जैसे ये हो गया, यस। सो इट विल बी वन सच सर्कल विच विल बी टचिंग द 3 साइड्स। तो एक सर्कल ये बन जाए, कुल मिला के 3 सर्कल बन जाएंगे, 3 बाहर और एक अंदर। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाले सर्कल का सेंटर के लिए h कॉमा के फाइंड किया। कायदे में तो h कॉमा के की वैल्यूज देखो, जो एस्क्राइब्ड सर्कल होता है दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, उसका जो सेंटर होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स एंड 1 इंटरनल बाइसेक्टर। तो इस सर्कल के लिए देखा जाए, इस वाले एस्क्राइब्ड सर्कल के लिए देखा जाए, इस वाले एस्क्राइब्ड सर्कल के लिए अगर आप देखोगे तो अगर ये हमारे पास इन सेंटर है, तो ये जो I1 होगा वो इसका h प्लस के और इसका h प्लस के सेम होगा, क्योंकि वो इस बाइसेक्टर पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास h प्लस के इक्वल टू 5 आया, इसके लिए भी h प्लस के इक्वल टू 5 आएगा। लेकिन h प्लस के की वैल्यू सिर्फ 5 नहीं, और भी आ सकती हैं, और भी वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर h प्लस के इक्वल टू 5 से ही ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, फिर हम ये वाला एक्स सेंटर निकालते, फिर हम ये वाला एक्स सेंटर निकालते, फिर ये एक्स सेंटर निकालते, और फिर तीनों एक्स सेंटर्स में के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का सम करके देखते। सो इन दिस क्वेश्चन ये एक इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर हमारे पास जो इस क्वेश्चन में आ गया, अपने पास में जो सर्कल आ गया, वह जो एंगल बाइसेक्टर है वो सीधा x प्लस वाई इक्वल टू 5 की फॉर्म में आया, जिसको h कॉमा के सेटिस्फाई करेगा, इसलिए h प्लस के इक्वल टू 5 होगा। लेकिन ऐसा
h प्लस k के हो सकता है और भी वैल्यूज एग्जिस्ट करें, वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू कैन हैव h कॉमा k एज दिस, you can have h comma k as I1, you can have h comma k as I2 also, you can have h comma k as I3 also. क्यों? क्योंकि ये सर्कल भी गौर से देखिए तीनों लाइन को टच कर रहा है, इसको, इसको और इसको, तो तीनों को टच कर रहा है। ये वाला सर्कल भी तीनों लाइन को टच कर रहा है, इसको, इसको और इसको। ये वाला सर्कल भी तीनों लाइन को टच कर रहा है, यानी ऐसे 4 सर्कल बन सकते हैं जो तीनों लाइंस को क्या करें, टच करेंगे। लेकिन इस केस में सिर्फ इन सर्कल से ही काम चल गया, वह भी उसके एंगल बाइसेक्टर से काम चल गया, क्योंकि इसकी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, h कॉमा के उस पर लाई किया तो h प्लस के इक्वल टू 5, एक वैल्यू आ गई h प्लस के की, जो कि ऑप्शन में दे रखी है, देयरफॉर दिस शैल बी करेक्ट। अब बाकी की वैल्यूज क्योंकि सिंगल करेक्ट है, तो बाकी की वैल्यूज हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये मल्टीपल करेक्ट होता तो क्या करना पड़ता? अगर यह मल्टीपल करेक्ट होता तो भाई फिर तो ज्यादा अच्छा रहता कि हम इन सेंटर निकालें और एक्स सेंटर, सारे एक्स सेंटर्स निकालें, इन सेंटर भी निकालें और सारे के सारे एक्स सेंटर्स भी निकालें, और फिर हर किसी के लिए h प्लस के की वैल्यू निकालें, और फिर देखते कि h प्लस के की वैल्यू इनमें से किससे मैच कर रही है, अगर ये मल्टीपल करेक्ट होता तो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम आया है जेई 2023 30 जनवरी शिफ्ट 2 में। इस प्रॉब्लम में लिखा है P A1 B1 A2 B2 आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर √2, √3। तो सर्कल का सेंटर क्या है? √2, √3 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर उसके बाद ये सेंटर हो गया √2, √3, सो दिस इज पॉइंट C। और P और Q 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ओरिजिन कहीं पर भी हो सकता है, तो ओरिजिन यहां अंदर बना लो, बाहर बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Be 2 distinct points on origin with center this. Let O be the origin and OC is perpendicular to both CP and CQ. CP और CQ दोनों के परपेंडिकुलर है। CP और CQ, अगर CP और CQ दोनों के परपेंडिकुलर है तो आप ये बात समझ गए होंगे कि यह जो PQ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगी। PCQ will be a straight line. Will be a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों? क्योंकि यह जो OC दे रखा है ये दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन C से ही ड्रॉ की जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां जो एंगल बनेगा, यहां भी 90 बन रहा है, यहां भी 90 बन रहा है, 90 90 दोनों को जोड़ेंगे तो 180, तो दिस बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि PQ एक तरीके से क्या हो गया? डायामीटर। PQ हो गया डायामीटर। अब हमें कह रखा है कि OCP, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP इज 35 बाय √2। अगर मैं इसका एरिया देखूं, इसका एरिया होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ OCP की बात कर रहे हैं, डेल्टा OCP, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू CP इंटू OC। OC का लेंथ इज इक्वल टू √35 बाय 2, हाफ कैंसिल आउट हुआ। CP का लेंथ तो हमें नहीं पता, OC का लेंथ हम लिख सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है, डिस्टेंस फॉर्मूला से OC का लेंथ कितना आएगा सर? √5 इज इक्वल टू √35, तो CP का लेंथ हो गया √7। अगर CP का लेंथ √7 हो गया और ये √5 हो गया तो आप कह सकते हैं ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा 7 + 5 √12, और यह वाला जो लेंथ होगा वह भी √12 हो जाएगा। ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा? √12। तो ये √12 है, ये √5 है, तो ये वाला लेंथ भी √12 हो जाएगा। √12 कैसे? क्योंकि रेडियस क्या आ गया? √7 आ गया, ये भी √7 होगा। अब यहां जो लिखा है a1² + a2² + b1² + b2², तो वो गौर से देखो, OP² + OQ² की बात करें तो आएगा a1² + b1² + a2² + b2², a1² + a2² प्लस ये आ गया, और ये कितना है? √12, तो √12 का स्क्वायर प्लस √12 का स्क्वायर। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 24। सो दिस इज इक्वल टू 24। सिंपल सा प्रॉब्लम था, ज्यादा मुश्किल था नहीं। आइए सर, ओरिजिन आपने अंदर ही क्यों लिया, बाहर क्यों नहीं ले लिया? बाहर ले लो, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना? दैट वोंट अफेक्ट द प्रॉब्लम, चाहे ओरिजिन अंदर हो चाहे बाहर हो, उससे कोई फर्क
नहीं पड़ने वाला। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो ओरिजिन से इसकी दूरी √5 है और यह है √7 है, तो डेफिनेट सी बात है जो ओरिजिन से दूरी है दिस विल बी, ये ओरिजिन इसका इंटरनल पॉइंट ही होगा, बाहर वाला पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल के अंदर हर वो पॉइंट लाई करता है जिसकी दूरी रेडियस से कम हो, और ओ की दूरी सेंटर से रेडियस से कम है, तो डेफिनेटली ओरिजिन इसके अंदर ही लाई कर रहा होगा। लेकिन एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कुड हैव मेड ओ आउटसाइड ऑल्सो, क्योंकि उस वक्त तक हमें रेडियस नहीं पता था। ठीक है, तो लेकिन डायग्राम से यहां पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। डायग्राम सिर्फ इतना यहां यूज हो रहा है यह बताने के लिए कि भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन होगी, बस। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट C1 बी ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग द सर्कल दिस अपवर्ड्स 4 यूनिट्स ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट 3,2। तो हमने इस सर्कल को इसकी टेंजेंट 3,2 पर जो टेंजेंट बनेगी उस पर रोल किया, कितने यूनिट? 4 यूनिट। तो जो नया सर्कल बना वो सर्कल है C1। फिर उसके बाद C2 उस सर्कल की इमेज है इन दिस टेंजेंट, यानी कहने का मतलब है हमने ये टेंजेंट, यह है हमारा सर्कल, हमने इस सर्कल में इसको रिफ्लेक्ट, इसको क्या किया, इसको रोल अप किया, कितने यूनिट? 4 यूनिट्स। हमने इसको 4 यूनिट ऊपर की तरफ रोल अप किया, 4 यूनिट्स। सो वी हैव रोल्ड इट अप बाय 4 यूनिट्स, यानी कि अगर इसका इनिशियल सेंटर C था, अब यह सेंटर, लेट A and B बी द सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2, तो इसका सेंटर हो गया A, अब ये सेंटर A हो गया, और ये कितने यूनिट हुआ? 4 यूनिट्स। सो दिस हैज क्लाइम्ड अप अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑन द टेंजेंट ड्रॉन एट 3,2। फिर इस सर्कल का, ये सर्कल कौन सा हुआ? C1। फिर हमने इस सर्कल का रिफ्लेक्शन लिया, वी हैव टेकन द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सर्कल इन दिस लाइन एंड दिस सर्कल, ये जो इसका सेंटर है वो है B, ये सर्कल बन गया C2। तो A और B है ना। फिर हमें कहा गया कि फिर हमने A और B से परपेंडिकुलर्स डाले एक्स एक्सिस पर, तो उससे एक ट्रेपीजियम बना AMNB। तो हमें AMNB का एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं। लेट अस फाइंड आउट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं। तो इसका सेंटर क्या है सर? इसका सेंटर है 3,2। इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर 2,3। 2,3 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो पहले तो टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। तो टेंजेंट क्या आएगी? तो टेंजेंट आएगी एट 3,2, 3x प्लस 2y इस सर्कल पर, -2 इंटू x प्लस 3 -3 इंटू y प्लस 2। 3,2 पॉइंट पर क्या रखा? ठीक है ना, हाँ सर 3,2, और फिर प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x माइनस 2x, x माइनस y माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द टेंजेंट एट 3,2। इसका स्लोप कितना हुआ? इसका स्लोप हुआ 1, एंड दैट शुड बी ऑल्सो द स्लोप ऑफ CA का स्लोप भी यही होना चाहिए। क्यों? CA इसके पैरेलल होगी, तो इसका स्लोप भी सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमेशा इससे रेडियस के बराबर रहेगा। जितना इसका रेडियस होगा उतना ही, तो रेडियस हमेशा इससे बराबर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ CA शैल आल्सो बी 1। अब अगर मेरे पास CA का स्लोप 1 है, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा फॉर CA बराबर 1, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। तो अब मैं CA की इक्वेशन लिखता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म में, y माइनस 3 अपॉन कॉस 45 और साइन 45, और मुझे एक के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो इससे ऊपर की डायरेक्शन में 4 यूनिट्स के अलॉन्ग है, तो 4 ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इक्वल टू 4 रखा, तो मेरे पास यहां से एक के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 प्लस 4 cos 45, 3 प्लस 4 cos 4 साइन 45, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब
अगर मुझे सर्कल का रिफ्लेक्शन लेना है तो इस सर्कल का रिफ्लेक्शन अगर मुझे इस लाइन में लेना है टेंजेंट में, तो कैसे मिलेगा? तो सेंटर का रिफ्लेक्शन ले लो, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? इसका रिफ्लेक्शन लेकर, टेक रिफ्लेक्शन in t3, 2 which is x minus y minus 1 equal to 0 to get b अल्फा कॉमा बीटा। b को मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, यानी रिफ्लेक्शन लेकर मान लो हमें अल्फा कॉमा बीटा मिल रहा है, तो रिफ्लेक्शन कैसे लिखेंगे सर? अल्फा माइनस 2 प्लस रूट 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू, ये पॉइंट इसमें डाल देते हैं, 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 और 1 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2। अब यहां पर 2 रूट 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हाँ सर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और अपने पास आ गया ये 3 माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 2 और बाहर माइनस लगा तो 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू आ गई 4 प्लस 2 रूट 2 और बीटा आ गया 3 और 3 प्लस 2, सर माइनस 1 है तो माइनस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 रूट 2, तो इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 प्लस 2 रूट 2 1 plus 2 root 2. These are the coordinates of B. अब हमने perpendiculars ड्रॉप किए A और B से, we have dropped perpendiculars from A and B onto this line. तो मेरे पास B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 2 रूट 2, और दूसरा है ये B, दिस इज B, क्या है 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 2 रूट 2 1 प्लस 2 रूट 2, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2। वी हैव ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं एक बार पढ़ लेते हैं। Perpendiculars are drawn from A or B on x-axis. M and N are the feet of perpendiculars. अब AMNB ट्रेपीजियम का एरिया बताना है। So to find the area of AMNB, ये एरिया कैसे फाइंड करें? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 2 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 0, और ये होंगे 1 प्लस 2 रूट 2 4 कॉमा 2 रूट 2 4 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 0। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, एरिया ट्रेपीजियम AMNB विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, दूसरी पैरेलल साइड 1 प्लस 2 रूट 2, तो 4 प्लस 4 रूट 2, 4 प्लस 4 रूट 2 इंटू हाइट, हाइट विल बी 2, height will be this distance and that is 2. So the area comes out to be 4 plus 4 root 2, 4 plus 4 root 2. So therefore the correct answer is Bombay. Bombay is the correct answer in this case. आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। Let us move on to the next problem. ये रहा अगला प्रॉब्लम। ABCD be a quadrilateral with area 18 with sides AB parallel to the side CD and AB is equal to 2 times CD and AD is perpendicular to CD. ABCD क्या है? quadrilateral है भाई, और साथ में AB parallel to CD, AB parallel है CD के, और फिर AD is perpendicular to, AD जो है वो परपेंडिकुलर है, AD is perpendicular to, so this is A, this is D, it is perpendicular to AB and AB is 2 times CD, AB is 2 times CD,
तो इसको यहाँ जोड़ देते हैं भाई, ठीक। हाँ सर, ये हो गया। फिर उसके बाद if a circle is drawn inside the quadrilateral ABCD touching all the sides, then its radius is। अब हमने एक सर्कल बनाया जो इसकी सारी साइड्स को टच कर रहा है, तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा डायग्राम को हमें। हाँ सर, सो दिस टचेज ऑल द साइड्स, तो तीसरी चौथी साइड को भी टच करेगा। सो विल हैव टू तो ये हो गया। हाँ सर, और यह टच करता है तीनों साइड्स को, सो दिस इज इट, सो दैट इज इट। तो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लें, ज़्यादा अच्छा है, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दें। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। हाँ, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा अलग से बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सर्कल, फिर यह हो गया हमारे पास CD, यहाँ पर अपने पास आएगा AB, है ना। हाँ सर, ये AB होगा, और फिर यहाँ से हम ये बनाएंगे CD, ये, और यहाँ पर दिस इज इट टचेस द साइड्स, ये हो गया भाई। तो डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो गया भाई अपने पास, तो दैट इज इट। तो ये है A, B, C और ये D, ये 90 डिग्री, और ये सर्कल इसकी सारी साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जेईई एडवांस 2007 में आया था। AB इज ट्वाइस ऑफ CD, AB क्या है, CD का दुगना है। सो अगर AB CD का दुगना है, इफ AB इज ट्वाइस ऑफ CD, देन वो भी देखते हैं। तो AB क्या दे रखा है, AB दे रखा है CD का दुगना, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको ज्योमेट्री से भी कर सकें। तो ज़रा देखो, हम इसको मान लेते हैं x, CD को मान लेते हैं x। लेट मी एज्यूम दैट CD इज x। मुझे AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD दे रखा है, तो ये हो गया पूरा 2x, ये हो गया 2x। हाँ सर, सो दिस बिकम्स 2x होल ऑफ इट, ये 2x हो गया। और इसका जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस दे रखा है r। तो अगर इसका रेडियस r दे रखा है, तो आप समझ जाएं कि मतलब इसका रेडियस हमें पता लगाना है। हम r मान लेते हैं, लेट मी एज्यूम द रेडियस एज r। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू r। तो यह भी r है और यह भी r है, तो टोटल कितना हो गया सर, 2r। तो ये वाली साइड हो गई 2r, और यह वाला, अब अगर आप इसको इसके सेंटर से जोड़ दें, सो दिस विल ऑल्सो बी r, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, दिस विल बी ए स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है ही, क्योंकि ये 90 तो ये 90, और ये क्या बन गया, स्क्वायर। तो ये कितना हो गया सर, यह भी r हो गया। तो ये कितना बचा, x माइनस r। तो यहाँ पर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल x माइनस r, तो यह भी x माइनस r, और यह फिर से r है, तो यह हो जाएगा 2x माइनस r। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना हो गया सर, यह भी 2x माइनस r हो गया। कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये 2x माइनस r हो गया। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर एक और ड्रॉप कर दूँ, तो आप समझ सकते हैं ये लेंथ 2r हो जाएगा, और ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा सर, ये होगा x, ये होगा x। तो ये लेंथ कितना बच गया सर, ये लेंथ भी x बच गया, क्योंकि ये पूरा 2x था और ये x है, तो यह x बच गया। अगर आप अब इस ट्राइंगल को देखें, लेट अस सी दिस ट्राइंगल, हम इसे ज्योमेट्री से कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर इस ट्राइंगल को देखें, तो ये पूरा लेंथ कितना हुआ सर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू C, इसको हम L कह देते हैं, इज इक्वल टू CL का स्क्वायर प्लस LB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर होगा 3x माइनस 2r,
का होल स्क्वायर, CL हो जाएगा 4R² प्लस LB का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 9x² प्लस 4R² माइनस 12xR इज इक्वल टू 4R² प्लस x²। अब इसमें से 4R² कैंसिल आउट हुआ और अपने पास आ गया 8x² इज इक्वल टू 12xR। तो 4 इज इक्वल टू 3R। हाँ 2x 4 से कैंसिल किया, 4 2 8, 4 3 12, तो 2x इज इक्वल टू 3R। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। फिर हमें हमारी मदद के लिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया ABCD वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स x प्लस 2x इंटू हाइट 2R इज इक्वल टू 18। तो ये हुआ 6xR इज इक्वल टू 36। तो दिस इंप्लाइज XR इज इक्वल टू 6। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से इज, फ्रॉम 1 and 2 x इज इक्वल टू 6/R और इसे उठाकर आप रख दो 2x इज इक्वल टू 3R। 2x इज इक्वल टू 3R। XR कितना है 6 है, 6/R है, तो इसको रख दो 2x इज इक्वल टू 3R में। तो यहाँ रखा 612 अपॉन R इज इक्वल टू 3R²। तो R इज इक्वल टू 2 आ गया। रेडियस कम्स आउट टू बी 2। नाउ दिस इज फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट बाय यूजिंग ज्योमेट्री। आइए अब इस प्रॉब्लम को बिना ज्योमेट्री के भी करके देखते हैं। वी कुड हैव यूज्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो इन दिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे यूज करते, तो फिर से यह है और फिर यह रहा हमारा सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, और ये हो गई हमारी साइड जो से टच करती है। फिर ये हो गया तीसरा साइड, हाँ सर, तो ये हो गया A B C D। हम यहाँ पर अपने इस क्वाड्रिलेटरल को रख लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग। ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। सो A इज द ओरिजिन। A हमारे लिए क्या है, ओरिजिन है। सो A इज द ओरिजिन। दिस इज A which happens to be the origin for us। हमने इसको x माना था, इसको भी हम, ये 2x हो गया, हाँ सर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 2R। ये x है, या इसको कुछ और मान लेते हैं अब, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो हम यूज करेंगे। तो लेट मी एज्यूम दिस टू बी अल्फा। तो ये अल्फा, 2R हो गया इसके कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस तो 2R है, तो आपको पता ही है, क्योंकि ये टोटल रेडियस होगा 2R। तो ये सर्कल हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये अल्फा, 2R, और इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि दोनों एक्सेस को टच करता है, इसका जो सेंटर होगा वो होगा R, R, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2α, 0, 2α, 0। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया होगा हाफ इंटू अल्फा प्लस 2α इंटू 2R इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से आ गया 6α R 36, तो अल्फा R इज इक्वल टू 6। ये तो वही कंडीशन आई जो पहले आई थी। और दूसरा, हम यहाँ पर इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी सर, टेंजेंट की इक्वेशन होगी x y माइनस 0 x माइनस 2α इंटू 2R माइनस 0 और अल्फा माइनस 2α माइनस अल्फा। सो y, अल्फा y माइनस अल्फा y इज इक्वल टू 2RX माइनस 4R अल्फा, 4R अल्फा। तो अपने पास इक्वेशन आ गई 2RX प्लस अल्फा y, R अल्फा कितना है 6, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यही हुआ। अब अगर मैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन टू दिस
फाइंड आउट करूं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं इसके ऊपर, तो वह रेडियस के बराबर ही आएगा। तो r कॉमा आर से परपेंडिकुलर फ्रॉम r कॉमा आर कितना होगा सर? होगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा आर, प्लस अल्फा आर माइनस 24 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर, रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू r, इसका मॉड। अल्फा आर इज 6, so this becomes 2r square plus 6 minus this, that is 18, is equal to r square 4r square, इसका स्क्वायर कर लो, और प्लस अल्फा स्क्वायर, तो कितना होगा सर? ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस दिस विल बी हाउ मच? प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 18 टू 36, 72 r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r की पावर 4, ये 4r की पावर 4 आएगा, ये भी 4r की पावर 4, 4r टू द पावर 4 प्लस 18, 7, हाँ ठीक है, हो जाएगा 4r की पावर 4 प्लस अल्फा r का होल स्क्वायर। तो 4r की पावर 4 तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हुआ, अपने पास आ गया 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 72 r स्क्वायर प्लस 36। 18 से फिर कैंसिल कर दें, 18 18 18 से, तो ये बच गया 18 4r स्क्वायर प्लस 2, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r आ गया 2, क्योंकि ये 16 आएगा और रेडियस 2। सो यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, यह भी कर सकते थे। सो वी कुड हैव यूज्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज वेल एज ज्योमेट्री, दोनों से करा जा सकता था। आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम पूछा गया जेईई मेंस 2023 31 जनवरी शिफ्ट 2 में। व्हाट डज दिस प्रॉब्लम से? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर फॉर विच दिस लाइन bisects two distinct chords from a point P on this circle. यहां पर set of all values of a square for which the chords, two distinct chords drawn from this point on the circle, this, ये पॉइंट इस सर्कल पर है। तो पहले तो सर्कल देख लो भाई, सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ए अपॉन 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर है, सेंटर, व्हाट इज द सेंटर? द सेंटर आएगा 1 प्लस ए बाय 4, 1 माइनस ए बाय 4, सो दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इसका सेंटर आ गया। और पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी है 1 प्लस ए बाय 2, 1 माइनस ए बाय 2। वो कह रहा है इस पॉइंट पी से हमने दो कॉर्ड्स बनाई, दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बनाई, और वो दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स इस लाइन से बाइसेक्ट होती है। अगर ऐसा है तो आपको ए स्क्वायर की रेंज बतानी है। तो ये 1 प्लस ए 1 माइनस ए, एक काम करते हैं, काफ़ी दुखदाई हो जाएगा नहीं तो ये 1 प्लस ए बाय 4 को मैं अल्फा मान लेता हूँ और 1 माइनस ए बाय 4 को मैं बीटा मान लेता हूँ। तो सर्कल क्या बन गया? सर्कल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई इज इक्वल टू 0, और पॉइंट हो गया 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। और गौर से देखो 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दिख रखा है ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई करता है, ऑन द सर्कल लिखा है वहां पर। तो 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब तस्वीर कुछ इस तरह से बनेगी कि ये सर्कल, ये कहीं पॉइंट है 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, और यहां से हमने कोई कॉर्ड बनाई और वो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू ये लाइन, इसको क्या करती है? ये लाइन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0।
ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी ये मिड पॉइंट है एम। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हम मान सकते हैं क्या? लेट मी एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर से एच कॉमा माइनस एच। एच कॉमा माइनस एच क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू एक्स पर क्या करता है? लाई करता है। इट लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स को h कॉमा माइनस एच मान सकते हैं। आप x को h रखिए तो y की वैल्यू माइनस एच आ जाएगी। यानी हमारे पास अब मिड पॉइंट हो गया h कॉमा माइनस एच। ऐसी कितनी कॉर्ड बनेंगी? पी से 2 बनेंगी। अगर ऐसी 2 कॉर्ड बनेंगी यानी ऐसे हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? सर ऐसे हमें 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यानी h की कितनी वैल्यू मिलने वाली है? 2 वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी हमारे पास 2 कॉर्ड्स बनेंगी। और तब हमें ए स्क्वायर की रेंज बतानी है अगर ऐसी 2 कॉर्ड्स हमें मिलती हैं तो हमने अभी फिलहाल यहां पर एक ही कॉर्ड बनाई है, क्योंकि 2 कॉर्ड बनाएंगे तो ज्यादा खिंचपिच हो जाएगी। सो वी मेड जस्ट 1 कॉर्ड। तो अगर मैं इस कॉर्ड पी क्यू को की इक्वेशन लिखना चाहूं जिसका मिड पॉइंट है h माइनस एच, तो मैं इसकी इक्वेशन आराम से लिख सकता हूं। क्या लिखूं इसकी इक्वेशन? आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस एज, सो पी क्यू की इक्वेशन कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट होता है t बराबर S1. This is chord with given midpoint. Chord with midpoint क्या? h कॉमा माइनस एच। तो कैसे लिखते हैं? टेंजेंट, तो एच एक्स माइनस एच वाई, एच एक्स माइनस एच वाई माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस एच माइनस बीटा y माइनस एच, ये तो हो गया t टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू S1 एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एच प्लस 2 बीटा एच, t इक्वल टू S1। अब यह इक्वेशन आ गई PQ की, लेकिन PQ कहां से पास करती है? PQ पासेस 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, यानी कि ये P से पास करती है, इट पासेस थ्रू P। तो P इसको क्या करेगा? सैटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुट कर देते हैं। सो व्हेन वी पुट इन वी गेट 2 अल्फा एच माइनस 2 अल्फा 2 बीटा एच माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस एच माइनस बीटा 2 बीटा माइनस एच इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एच प्लस 2 बीटा एच। ये हो गया। सो दिस बिकम्स 2 अल्फा एच और यहां से आएगा माइनस का अल्फा एच, तो ये बच गया अल्फा एच माइनस 2 बीटा माइनस बीटा एच माइनस बीटा एच। आपको दिख रहा होगा अल्फा एच यहाँ आएगा, वो अल्फा एच इससे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ से बीटा एच आएगा, वो बीटा एच इससे एडजस्ट हो जाएगा प्लस का, और बचेगा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एच प्लस 2 बीटा एच। नाउ दिस इज अ लेंथी प्रॉब्लम आस्क्ड बाय जेईई मेंस। अगर एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो बेटर होता कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करते, क्योंकि इट इज अ टाइम किलर प्रॉब्लम। तो फिर भी बट इट इज अ गुड प्रॉब्लम इन द सेंस के इससे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो 2h स्क्वायर है भाई, तो ये हो गया 2h स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एच प्लस 3 बीटा एच प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा स्क्वायर। So this becomes 2h square minus 3h alpha minus beta plus 2 alpha square plus 2 beta square equal to 0. Now this is a quadratic in h. अब यही मैथ्स का कमाल है कि आप देखो ये क्वाड्रेटिक आया h में, यानी कि मैथ्स आपको खुद कह रहा है कि ऐसी एक नहीं बल्कि 2 कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं, और क्वाड्रेटिक में h आना इस बात को प्रमाणित भी करता है, प्रूव भी करता है। तो इज अ क्वाड्रेटिक इन h। इसके कितने रूट्स होने चाहिए? सर 2h मिलने चाहिए, क्योंकि 2m मिलने चाहिए, 2 अलग अलग m मिलने चाहिए, क्योंकि वहां लिख रखा है P से 2 कॉर्ड्स बनती हैं जो इस लाइन से बाइसेक्ट होती हैं, तो ऐसी 2 कॉर्ड्स बननी चाहिए, यानी कि h की ऐसी 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो शुड हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसकी 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होनी चाहिए। तो अगर इसकी 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होनी चाहिए, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 9 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जरा देख लो भाई, 4 इंटू 4 4ac
तो 4 इंटू 2 8, 8 टू ज़ा 16, तो यहाँ 16 आएगा टोटल, है ना। तो ये हो गया 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर माइनस 18 अल्फा बीटा माइनस 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 बीटा square greater than 0. So that becomes 7 alpha square minus 7 alpha square minus 7 beta square और minus 18 alpha beta greater than 0. तो हम कह सकते हैं 7 alpha square plus 7 beta square plus 18 alpha beta less than 0. Yes, that is what we could have said. हाँ सर, यही हुआ। तो अब अल्फा और बीटा, हमें तो रिलेशन किस में चाहिए, हमें तो ए स्क्वायर की रेंज चाहिए। अल्फा क्या था सर? अल्फा था 1 प्लस ए बाय 4 और बीटा था 1 माइनस ए बाय 4। तो अल्फा की जगह रखते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 1 माइनस ए बाय 4, 16 हो गया, प्लस 18 इंटू 1 माइनस ए 1 प्लस ए अपॉन 16 लेस दैन 0। ये हो जाएगा, पूरे को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 प्लस 7 ए स्क्वायर प्लस 14 ए, 7 प्लस 7 ए स्क्वायर माइनस 14 ए प्लस 18 माइनस 18 ए स्क्वायर लेस देन 0। 14 ए कैंसल आउट हुआ and what we have got is 7 and 7 14 32 minus 7 7 14 4 a square less than 0. So a square should be greater than 8. So the range of a comes out to be, a square comes out to be 8 say infinity. Therefore the correct answer in this case will be Agra. आगरा विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर कोई पूछे सर ये प्रॉब्लम हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था, नहीं, तो बहुत सोच समझकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। आइए अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। ए बी सी बी अ ट्राइंगल, ए बी इक्वल टू 1 ए सी इक्वल टू 3। जेई एडवांस 2022 में ये प्रॉब्लम आया है। ए बी कितना है 1 और ए सी कितना है सर 3 है, और एंगल बी ए सी 90 डिग्री है। तो सबसे अच्छा रहेगा हम इसे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग ही प्लेस कर लें। तो लेट मी प्लेस इट अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, तो ए बी है 3 और ये है 1। सो दिस इज ए बी एंड ए सी, दिस इज ए सी इज 3 एंड ए बी इज 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 1 और इसके हो गए 3, 0 और एंगल बी ए सी 90। अ सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस द साइड्स ए बी एंड ए सी एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के सर्कम सर्कल को भी टच करता है। तो पहले तो ए बी सी का सर्कम सर्कल देख लो भाई। सो दैट इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यस, सो दैट इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एक सर्कल और है जो ए बी और ए सी को टच करता है और साथ साथ टच कर रहा है किसको? इट इज ऑल्सो टचिंग द सर्कल इंटरनली, द सर्कम सर्कल इंटरनली। तो ये सर्कम सर्कल को भी इंटरनली टच कर रहा है। हाँ सर, सो इट इज टचिंग द सर्कम सर्कल इंटरनली ऑल्सो। इसका रेडियस है स्मॉल आर, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, आर की वैल्यू चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो सर्कम सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है दैट लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, और मान लो इसका जो सेंटर है वो सेंटर है ये सी, और इसका सेंटर है सी डैश कह देते हैं इसको, और इसका सेंटर है डी, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो कैपिटल आर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा सर? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होगा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इट विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दैट इज √10/2। और क्योंकि दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं
तो एक बात तो साफ है, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, इफ दीज टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन यू नो दैट वेरी वेल क्या कि दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी वह होगी, कंडीशन फॉर इंटरनल टचिंग वुड बी C1 माइनस C1 C2 C डैश D विल बी इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो C डैश D कितना होगा? अब C डैश D देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तो मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3/2 कॉमा 1/2, और C के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि ये दोनों एक्सिस को टच करता है, y एक्सिस को भी और x एक्सिस को भी, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r कॉमा r। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C वुड बी r कॉमा r, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ C डैश D इज R दिस एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस R माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर दिया। कंडीशन फॉर इंटरनल टचिंग ऑफ टू सर्कल्स, तो यहां से अपने पास आ गया √10/2 माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस R माइनस हाफ का होल स्क्वायर। सो दिस इज 10/4 प्लस R स्क्वायर माइनस √10R is equal to R square, 2R square rather, 2R square plus 3/4 plus 1/4 that is 1 minus 3R minus R that is 4R। ये हुआ, तो अपने पास आ गया R square plus 1 minus 4R is equal to this। ये आ रहा है R की वैल्यू, हाँ सर, तो ये हुआ अपने पास R square माइनस 4R, और हमने इसको स्क्वायर किया, 5/2, ये कितना आया था 9/4 प्लस 1/4 10/2 आएगा यार, ये 10/2 10/4 और माइनस ये कितना आएगा 3R और R 4R ये आएगा। तो ये हुआ 10, अच्छा 10/4 दोनों साइड से कैंसिल आउट हुआ, तो अपने पास बच गया R स्क्वायर माइनस 4R माइनस रूट प्लस √10R इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू आ गई 4 माइनस √10, दैट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं, लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आया था जेईई मेंस 2022 में। ये प्रॉब्लम क्या कहता है, कंसिडर 3 सर्कल्स and line y equal to mx plus c is common tangent to c1 and c2 and c3 such that c1 and c3 lie on one side of L while c2 lies on other side of the line L. Then the value of 20 r square plus c। ठीक है, तो पहला सर्कल हमारे पास है, उसका सेंटर क्या है 1,1। दूसरे सर्कल का सेंटर c1 और c2 दोनों एक ही तरफ है। बी ए कॉमन टेंजेंट टू दिस such that C1 and C3 lie on same side, C1 and C3 they lie on the same side of L। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि मान ली ये लाइन है हमारे पास, है ना, और फिर हमारे पास दो सर्कल्स हैं C1 और C3, ये C1 और फिर यह है C3, C1 और C3, और फिर हमारे पास एक सर्कल और है C2। इसका सेंटर क्या है भाई, पहले तो इसका सेंटर लिख लो सर, ये है 0 0, रेडियस सबका इक्वल है, ये C1 है, ये C3 है विच इज 2,1, और फिर उसके बाद हमारे पास है एक सर्कल और वह है 1,1। तो मान लो एक सर्कल यहाँ बन गया कहीं, सो दिस इज 1,1, सो दिस इज 1,1। ये हमने एक ऐसी रफ डायग्राम बना लिया, तो 1,1, दिस इज C3 2। अब वो कह रहा है कि ये कॉमन टेंजेंट है, C1 C3 दोनों एक तरफ हैं और C2 दूसरी तरफ है, तो हमें R स्क्वायर प्लस C की वैल्यू बतानी है। लाइन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, दिस लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c। तो ठीक है, इसका सेंटर को बोल देते हैं O1,
इसके सेंटर को बोल देते हैं O2 और इसके सेंटर को O3 विच इज 1,1। तो अब अगर ये लाइन तीनों को टच करती है, इफ दिस लाइन टचेस ऑल द 3 सर्कल्स, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सेंटर 0,0 दैट इज mod c अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर is equal to length of perpendicular from this center which is 2m minus 1 plus c का मॉड्यूलस अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर, दोनों में ये आएगा। हाँ सर, अब क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ लाई करते हैं, तो अगर यहाँ ये पॉइंट लाइन में पुट करो या ये पॉइंट लाइन में पुट करो, दोनों से साइन कैसा आएगा, सेम साइन आएगा। तो इसलिए ये दोनों मॉड ऐसे ही खुल जाएंगे, c अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस 1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। क्यों, दोनों सेम साइन के होंगे। इफ 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो दोनों को पुट करने पर जो साइन आता है लाइन के अंदर वो कैसा आएगा, सेम आएगा। क्यों, अगर मैं इसमें, मेरे पास लाइन है mx प्लस सी, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह लाइन है। इस लाइन में मैंने 0 0 रखा, तो 0 माइनस 0 प्लस सी, यह इनटू, जो अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं 2,1, तो मेरे पास आएगा 2m माइनस 1 प्लस सी, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 होगा बिकॉज दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। इसका मतलब c इंटू 2m माइनस 1 प्लस सी ग्रेटर दैन 0, यह दोनों टर्म्स कैसे साइन की होंगी, सेम साइन की होंगी। और अगर ये दोनों सेम साइन की होंगी तो दोनों या तो प्लस से खुलेंगी या दोनों माइनस से खुलेंगी। अगर दोनों माइनस से भी खुली तो माइनस माइनस कट जाएगा, यही आएगा। अब इसमें आप आगे देखो कि c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया अपने पास, 2m माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू आ गई हाफ। तो m की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। अब c और r हमें चाहिए, तो c और r के लिए भी देखते हैं कि c और r के लिए क्या कर सकते हैं। हमें अब c भी चाहिए, किसी तरह से c मिल जाए, तो उसके लिए हम इन दोनों सर्कल्स का यूज कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर P1 बराबर P2, तो मॉड ऑफ C अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ सर, इज इक्वल टू P2, सेंटर, सेकंड के सेंटर से परपेंडिकुलर का लेंथ, वो आ जाएगा m माइनस 1 प्लस C अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो फिर से ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। अब जैसे ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हुई, अपने पास बच गया मॉड c, और m कितना था, हाफ, तो ये हो गया c माइनस हाफ का मॉड्यूलस। अब क्योंकि दोनों के सेंटर्स अलग अलग तरफ लाई करते हैं, सो दे विल ओपन विद अपोजिट साइंस। तो यानी कि ये खुलेगा मान लो c के साथ, तो वो खुल जाएगा माइनस के साथ। सो वी हैव 2c इज इक्वल टू 1/2, तो c की वैल्यू आ गई 1/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे पास लाइन है वो बन गई y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/4, और जो रेडियस होगा दैट विल बी नथिंग बट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल टू दिस लाइन। तो इसके सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालें तो हो जाएगा 0 प्लस 1/4 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1/4, so that is equal to 1/2 रूट 5, 1/2 रूट 5। तो r स्क्वायर हो गया 1/20, 1/20। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे वैल्यू पूछी है 20 इंटू आर स्क्वायर प्लस सी की। सो द वैल्यू ऑफ 20 इंटू आर स्क्वायर प्लस सी विल बी, so 20 into r square plus c will be 20 into 1/20 plus c came out to be 1/4, तो 5 और 1 6 आ जाता है आंसर। So the correct answer in this case comes out to be IIT Delhi. So that brings us to the end of this session. तो अब आपको आज के KTKs की बात कर लें, आज के खुद ट्राई करो प्रॉब्लम्स की बात करें। सो दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे। आज का होमवर्क ये रहा आपका KTK 1, फिर KTK 2 खुद ट्राई करो। ये खुद ट्राई करिएगा और इनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में
दीजिएगा। सो KTK2 एंड दिस इज KTK3, KTK3 एंड दैट इज ऑल। 3 ही KTK दिए हमने आपको करने के लिए, और इनके आंसर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। PW ऐप पर आप पाएंगे, PDF वहाँ अपलोडेड होगा, उस PDF में आपको इनकी आंसर की मिल जाएगी, और फिर वहाँ से आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपने यह तीनों सवाल ठीक किए या नहीं किए। और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जो करनी है वो आपको टाइम बाउंड मैनर में करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।